यहाँ पे सबसे पहले ये चैप्टर देखना। चैप्टर का नाम क्या है? एक्सक्यूज मी, ध्यान से देख लेना। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था वन हमारी एक जीवन रेखा। उसका भी लगभग टॉपिक जो था इससे ही रिलेटेड था कि उसमें जानना था कि वन क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे वो हमारे लिए एक जीवन रेखा की तरह काम करती है। इसमें फिर पढ़ना है हम लोगों को जंतुओं के बारे में कि जंतु का संरक्षण, साथ साथ पौधों का संरक्षण क्यों जरूरी है, क्यों उनको बचाना है। तो अगर आप हिंदी में बोले तो ऐसे मैंने कल पढ़ के इसको लिख दिया था, नोट डाउन कर दिया था। जहां समझ में नहीं आएगा आप लोग बोलिएगा। यहाँ पे सबसे पहले इस टॉपिक का जो नाम हो जाएगा इंग्लिश में, उसको कंजर्वेशन ऑफ बोलेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन का मतलब हो जाता है बचाना, टू प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब हो जाता है बचाना, किसी चीज को सेव करना। ठीक है, यहां से पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया है। बहुत सारे बच्चे थे, उनको जाना था घूमने, तो सबसे पहले भरतपुर अभ्यारण्य गए थे वो। ठीक है, तो पहले ये बताओ कि भरतपुर अभ्यारण्य है कहाँ पे? राजस्थान में है। ठीक है, और इसी का शायद नाम जहां तक मुझे पता है केवलादेव वन अभ्यारण्य भी है। इसी का नाम सेम। ही एक ही है, दोनों नाम सेम है, मतलब एक ही चीजों का दो नाम है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? ये कहाँ असम है? में असम, है। आसाम में। असम राज्य में। उसके बाद थर्ड वाला नाम देखना आप लोग, थर्ड वाला दिया है लोक चाउ वन्य जंतु अभ्यारण्य। ये लोक चाउ कहाँ पे है? ये जो लोक चाउ है ये मणिपुर में है क्या? ये मणिपुर में है। मणिपुर का एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का बेटा नाम है, देख लेना, चंदेल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। चंदेल डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का, वहीं पे है ये लोकचाउ वन्य जंतु अभ्यारण्य। ठीक है, और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो नाम से ही समझ में आ जाएगा कि निकोबार में है। ये सभी क्या है? एक संरक्षित क्षेत्र है, यानी कि एक प्रोटेक्टेड एरिया है। साथ साथ बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में बच्चों को जानना था, पढ़ना था। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है उनको जानने में इंटरेस्ट था कि कैसे हम वनों को बचाएंगे, कैसे हम जंतुओं को बचाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्यों एवं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों को बढ़ाने का क्या उद्देश्य है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको ये जो 5.1 आप पढ़ोगे इसमें आसानी से मिल जाएगा। आखिर इनको बनाने का हमारा क्या उद्देश्य है? पृथ्वी पर बहुत प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं उनकी भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। कोई भी प्लांट है हमारे लाइफ के लिए जरूरी है, कोई भी एनिमल है वो भी हमारे लाइफ के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब ये बोलोगे मैम एनिमल कैसे है, तो आगे बताएंगे। एक आएगा फूड चेन। तो दोनों हमारे अस्तित्व के लिए यानी हमारा वजूद बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बड़ा सा खतरा बन गया है। यानी कि ये जो जीव है, प्लांट हो या एनिमल, उसका खतरा कैसे, उसका अस्तित्व खतरे में कैसे आ रहा है? क्योंकि आप वन को काट करके वनों का उन्मूलन कर दे रहे हैं। उन्मूलन को लिखते हैं ना, उन्मूलन जब आप लिखिएगा, उन्मूलन का मतलब ही होता है किसी चीज को जड़ से काट के हटा देना, किसी चीज का विनाश कर देना। तो आप वनों का विनाश कर रहे हैं, तो उन्मूलन का मतलब ही हो गया एक तरीके से हटा देना उसको। पूरा वन आप खतरे में डाल दे रहे हो। तो वन्य प्राणी जो भी है, वन्य प्राणी में साथ साथ एनिमल भी आएंगे, प्लांट भी आएंगे, दोनों आएंगे। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वनोन्मूलन का यहाँ पे अर्थ भी दे रखा है कि वनों को समाप्त करना, और समाप्त करने के बाद जो भूमि मिलती है आप उसका बहुत सारे कामों में यूज करते हैं। कैसे, क्या क्या करते हैं? कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों और कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन प्राप्त करने के लिए भी आप इसका यूज करते हैं। ये चीजें याद रखिएगा, बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया था इसलिए मैंने इसको इरेट कर दिया। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट आपको जो दिया है, साथ साथ आपदा, नावल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं।
ये भी एक कारक है, किस चीज का? आपके वन का उन्मूलन होने का ये कारक है कि आपको दनावल मतलब जो एक तरीके का भीषण सूखा, ये सब इसके वजह से भी वन का उन्मूलन होता है। क्योंकि ये नेचर के खुद प्राकृतिक नेचर है, खुद से नेचर करती है, जैसे वनों में आग लगना, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, तो ये नेचुरल चीजें हैं, ये इंसान नहीं करता है। तो ये बताया जा रहा है कि एक साइड हम भी जिम्मेवार है बिकॉज हम वनों को काट रहे हैं, साथ साथ नेचर भी इस तरीके के कामों के द्वारा खुद को समाप्त कर रही है। यहाँ पे देखिएगा, अपनी सूची में वनोन्मूलन के अन्य कारणों को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। साथ साथ ये बताना है कि कौन सा प्राकृतिक कारक है और कौन सा नेचुरल कारक है। प्राकृतिक सॉरी नेचुरल वही हो गया प्राकृतिक, और कौन मानव के द्वारा निर्मित कारक है, जैसे बाढ़ बनाना, साथ साथ कोई फैक्ट्री स्थापित करना, साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए भूमि को लाना। तो ये सभी जो कारण है, यह इंसानों के द्वारा उत्पन्न किए गए कारण है, जिसके द्वारा वन जो है खत्म हो रहा है। वन उन्मूलन के परिणाम, वन उन्मूलन का क्या परिणाम होता है? वन उन्मूलन से पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ता है, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। कैसे टेम्परेचर बढ़ता है? गुड मॉर्निंग बेटा। टेम्परेचर कैसे बढ़ता है ये हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है बहुत बार, कि जैसे जैसे आप वनों को काटते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है एनवायरमेंट में बढ़ता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रीज आप कम कर रहे हो, कट डाउन कर रहे हो, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसी चीज को समझाया है, थोड़ा पढ़ते हैं। पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी, इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। भौम जल स्तर भी निम्नीकरण हो जाता है, यानी भूमि का जो जल है वो भी नीचे चला जाता है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। उन्हें किन्हें, यानी हम सबको पता है ये चीज, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि ये भूमि का जल भी स्तर नीचे चला गया, साथ साथ आपका जो नेचुरल बैलेंस है वो खतरे में आ जाता है। कहने का मतलब है, कोई भी आप वन को उन्मूलित कर रहे हो, मतलब एक तरीके से काट के पूरा एकदम चाह रहे हो कि कुछ हम बहुत बड़ा इंडस्ट्री डेवलप कर ले वहां पे, तो आप नेचर के बीच में, क्योंकि नेचर क्या है हमारा, फॉरेस्ट क्या है, अगर आप फॉरेस्ट है अंदर में, फॉरेस्ट किसकी किसके साथ अपना एक तरीके से आवास शेयर कर रहा है, तो हमारे बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए सबके लिए घर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके बीच आप असंतुलन पैदा कर रहे हैं, जिसके वजह से कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो जंगल से जो बहुत सारे एनिमल वो शहर की तरफ भागे आए और बहुत लोगों को मार दिया। हम्म। यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में भी कमी आ जाएगी। अगर आप डे बाय डे इसी तरह काटते रहे, वनों को भी काटते रहे, तो पता चलेगा, वृक्ष को भी काटते रहे तो जो जो हमारा मिट्टी है उसका क्वालिटी भी खराब होगा, यानी उर्वरता जिसको बोला गया है फर्टिलिटी, उत्पादन करने की जो कैपेसिटी है वो खराब होगी, साथ साथ वर्षा भी कम होगा, और भूमि तो आपका बंजर हो ही जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं होगा आई थिंक। नहीं। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। जब आपके पेड़ नहीं रहेंगे, पेड़ क्या करते हैं, बारिश को कराने में हेल्प करते हैं। पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मैनेज करते हैं। पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। साथ साथ मिट्टी का जो नीचे का उसका लेवल होता है मिट्टी को, पेड़ बहुत तेजी से, बहुत मतलब मजबूती से पकड़े रहते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होगा, बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक घटनाएं भी आपकी बढ़ जाएंगी। ठीक है, जब बैलेंस बिगड़ेगा तो ये सभी काम तो होंगे ही। तो ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, क्योंकि ये स्वतः उत्पन्न होती हैं, बट कहीं ना कहीं इसके लिए हम डायरेक्टली जिम्मेवार होते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज फोटोसिंथेसिस के काम के लिए करते हैं, बट अगर आप जंगल का जंगल खत्म कर रहे हो तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कौन कर पाएगा? क्या पौधे, आप पेड़
पौधे वन को काट दिए तो वो तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे जो अर्थ का टेम्परेचर है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो बढ़ता जाएगा हमारे एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से गर्मी ज्यादा पैदा होगी और फिर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होगी। और मैम हमारे लिए भी तो समस्या बन बन जाएगा मैम। ऑक्सीजन फिर मतलब कैसे लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, वही मतलब फिर हाँ, ये जो जिसकी वजह से बैलेंस है मतलब बहुत अच्छा बताया सपना। ये जो कार्बन का जो बैलेंस है वो खराब होगा तो हमारे लिए भी जो ऑक्सीजन का चेन है वो भी बिगड़ जाएगा कहीं ना कहीं। क्योंकि पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे जो तो आपको फ्रेश एयर कौन देगा, शुद्ध हवा, ऑक्सीजन कौन ज्यादा प्रोवाइड कराएगा। याद कीजिए, यहाँ तक हो गया। कम वृक्षों का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना। अगर जितने पेड़ कम है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कम होगा, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब पेड़ नहीं यूज करेंगे तो मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जैसे ये मान लो कि आपका अर्थ है, ये मान लो आपका अर्थ है, इस यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है तो इसको क्या करती है हमारी अर्थ, एब्जॉर्ब कर लेती है खुद से और इसको कहीं जाने नहीं देती है। पृथ्वी के वायुमंडल में ही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रह जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है डे बाई डे इंक्रीज होता है। ये बाहरी आवरण है, इससे होके कभी भी नहीं जाने देगी और टेम्परेचर को उष्मीय विकिरण के रूप में ग्रहण करती रहेगी, उष्मा के रूप में। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। विश्व उष्णन हिंदी वर्ड है, एक्चुअली इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वर्ल्ड जो गर्म हो रहा है इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, याद रखिएगा आप लोग। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल वृद्धि से क्या होता है कि जल का संतुलन, जल चक्र का जो संतुलन है वो भी बिगड़ता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता जाएगा तो हमारी अर्थ क्या करेगी, क्या वाटर का जो जितना भी सोर्स है अर्थ पे वो सूखने नहीं लगेगा, सूखने लगेगा। तो नहीं जल का लगेगा। स्तर है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि पेड़ नहीं रहेंगे तो पानी को धीरे धीरे जमीन के अंदर कौन ले जाएगा और वर्षा के दर में कमी आएगी, जिसके कारण सूखा भी पड़ने लगेगा। उसके बाद देखिए, मृदा के गुणों में परिवर्तन का मुख्य कारण वन उन्मूलन ही है। यानी कि आपकी जो सॉइल की जो एक तरीके से क्वालिटी है वो खराब हो रही है। क्यों सॉइल की क्वालिटी खराब हो रही है? बिकॉज आप वन के वन काटे जा रहे हैं, जिसके वजह से ऊपर की जो परत है ह्यूम्यूस, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। हिंदी में बोलते हैं ह्यूमस, एक्चुअली इंग्लिश में लिखते हैं HUMUS, ह्यूमस लिखते हैं ऐसे। तो वो वाली लेयर खराब हो जाएगी जो मोस्ट फर्टाइल होती है। ये जो लेयर होता है मोस्ट फर्टाइल होता है हमारे लैंड के ऊपर का, तो वो खराब होगा। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। उसकी जो मिट्टी की क्वालिटी है, कहीं पे भी किसी भी मिट्टी का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो देखने पे पता चलता है, उसको प्रभावित करते हैं वहाँ की वनस्पति, वहाँ के पेड़ पौधे। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक अधिक होता है। जैसे जैसे पेड़ कटते जाएंगे उनके जड़ जो है मिट्टी को नीचे का जो मान लो कि जड़ है वो क्या किया रहता है, वो मिट्टी को ऐसे ऐसे सॉइल को पकड़े रहता है, तो वो छोड़ देगा। क्योंकि आप पेड़ तो काटे जा रहे हो तो लूज हो जाएगी आपकी मिट्टी। मिट्टी जब ढीली पड़ जाएगी तो कोई भी तुरंत यहाँ पे पानी गिराएगा, ये मिट्टी पूरा बह करके दूसरी जगह चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो यहाँ की मिट्टी थी वो बहना स्टार्ट कर दी, नदी नालों में चली जाएगी, तो आपका मिट्टी भी बर्बाद हुआ। इस तरीके से मिट्टी बनने में भी बहुत साल लग जाते हैं। उसके बाद ये थोड़ी हटा देते हैं। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होगा। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की जो कठोर चट्टानें हैं वो दिखाई देने लगेगी। ऊपर जब मिट्टी का लेयर हट जाएगा तो नीचे का जो सॉलिड पार्ट है वो चट्टान दिखेगा। तो चट्टानों पे तो आप किसी भी तरीके का पेड़ पौधा नहीं लगा पाएंगे, है ना। जी मैम। हाँ,
इससे मृदा में ह्यूमस की और कमी हो जाएगी तथा धीरे धीरे उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। धीरे धीरे उर्वर भूमि जो है मरुस्थल में बदल जाएगा और इस प्रक्रिया को पूरा जो एरिया है आपका पेड़ पौधों को धीरे धीरे काटते हुए धीरे धीरे फिर चट्टान आया, फिर धीरे धीरे इस तरीके की जो अपेक्षाकृत उर्वरता शक्ति है वो भी खत्म होती गई। तो सारा जो एरिया है एक दिन डिजर्ट में बदल जाएगा, मरुस्थल में बदल जाएगा। तो मरुस्थल में बदलने की प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। स्पेल फिर से कर देती हूँ, मरुस्थलीकरण कहते हैं और यहाँ देख लेना, इसको बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन, DESERTIFICATION, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो डिजर्ट बोलते हैं और डिजर्ट में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं। वन उन्मूलन से मृदा की जो जल धारण की जो क्षमता है भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अनस्त्रवन पर, एक मिनट ऊपर आ गया, वो जो जल अंदर जो ले जाने, एक मिनट यहीं से स्टार्ट करते हैं। वन उन्मूलन से मृदा की जो जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतर स्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब आपका वन ही नहीं रहेगा तो मिट्टी की जो जल धारण कैपेसिटी है, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट पढ़े थे हम लोग कि पानी हम दे रहे थे मिट्टी में और पानी तुरंत सूख जा रहा था, तो मिट्टी क्या कर रही थी, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रही थी। तो मिट्टी क्या करती है, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और धीरे धीरे उसका अंतःस्रवण करती है, कहाँ, हमारे भूमि के अंदर। जो हमारा वाटर का जो लेयर है, वाटर जो है उसको बरकरार रखती है हमारे अंडरग्राउंड वाटर के रूप में। तो ये भी साथ साथ खतरे में पड़ जाएगा आपका। फिर से जो कई बार आप सुनते हो कि वहां पे जो पानी का लेयर है बहुत नीचे चला गया है, क्योंकि पेड़ वहां पे नहीं थे तो उन्होंने नीचे पहुंचाया ही नहीं। उसके साथ साथ इस तरीके के विपरीत परिणाम भी बढ़ जाएंगे। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनों उन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। मृदा का और भी क्वालिटी है, जैसे उनका जो एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स है, मिट्टी में बहुत सारा तत्व होता है वो खराब हो जाएगा। साथ साथ गठन का मतलब होता है उसका जो बनावट है वो भी वन उन्मूलन के कारण प्रभावित होगा, क्योंकि वो जल्दी फॉर्म ही नहीं होगा, मिट्टी को फॉर्म होने में टाइम लगता है और वन उन्मूलन के कारण वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा और स्लो हो जाएगा वो प्रोसेस, या होगा ही नहीं कहीं कहीं। वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों की सूची आप लोग को बनाना है और बताना है क्या क्या मिलता है। यदि वृक्षों की आप निरंतर कटाई करते रहे तो इन उत्पादों की कमी का भी सामना करना पड़ जाएगा, जैसे पत्ते, लकड़ी, गोंद, मेडिसिन। बहुत सारा मेडिसिन ही सबसे पहले सोच लो, बहुत सारी लकड़ियां जो कि आपको कहीं ना कहीं दरवाजे बनाने में, खिड़की बनाने में काम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, वन उन्मूलन से वन्य प्राणी जीवन भी प्रभावित होता है। सही बात है, वन का उन्मूलन कर रहे हो तो वन में जो वाइल्ड लाइफ पाया जाता है वो भी प्रभावित होता है, उसका भी जीवन खतरे में पड़ जाता है। कैसे, इस चीज को समझाया गया है। ये वन एवं वन प्राणियों का संरक्षण करना है। हमारा जो फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जितने एनिमल हैं उनका संरक्षण करना है। कैसे आप उनको बचाओगे। वन उन्मूलन के प्रभाव के पश्चात यहाँ से पढ़ते हैं, वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है इसके बारे में अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि वन को कैसे आप बचाएंगे, साथ साथ वन में रहने वाले जीवों को आप कैसे बचाएंगे। तो पंचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र के बारे में अब सब नाम सुने होंगे। पंचमढ़ी के बारे में, पंचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है ना। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। हाँ, तो पंचमढ़ी के इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालयन की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। यानी कि पंचमढ़ी चूंकि बीच में है तो इसमें क्या है, ऊपर वाला जो हिमालयन टाइप का जो नेचर था, साथ साथ नीचे का जो नेचर था, दोनों का यहाँ पे एक तरीके से क्या बोलोगे, कंबाइंड रूप आपको देखने को मिलेगा पंचमढ़ी में, क्योंकि ये मिडल में सिचुएटेड है। तो वही लिखा है कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालयन की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। यानी नीचे और ऊपर का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे।
इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है, बहुत ही अलग है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पहले एक बार जान जाना कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व है, सबसे ज्यादा जो जंगल है वहां पे ही है। जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा है और एक उसका भाग है, यानी संरक्षित करना हमारा जो भी नेचर है, हमारा फॉरेस्ट है, उसका वर्ल्ड जो वन्य प्राणी है, वाइल्ड लाइफ है, वो सबको प्रोटेक्ट करना हमारा एक महत्व का काम है, जैविक महत्व। और इनको प्रोटेक्ट करना कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रीय परंपरा भी रही है। पुराने समय में एक कहानी देखे होंगे कि कौन बड़ा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा या मारने वाला बड़ा। हर्ष और सिद्धार्थ की कहानी, हर्ष हर्ष नाम था जहाँ तक, सिद्धार्थ और सिद्धार्थ की कहानी थी, और एक और थे उसमें, जिन्होंने एक ने तीर से मार दिया था और हंस बेचारा वहां बेहोश हो गया था, और फिर दूसरे ने बचाया। तो वो कहानी का टाइटल ही था कि कौन बड़ा, कौन बड़ा, या जिसने मारा वो बड़ा या जिसने बचाया वो बड़ा। तो वही सेंस निकल के आ रहा है कि हमारी ये जो बचाने की परंपरा है हमारे नेचर में बहुत पुरानी है। कौन बड़ा, हाँ, बचाने वाला बड़ा होंगे। बचाने वाला बड़ा, बचाने वाला बड़ा। जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेना आप लोग। जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग होता है जिसमें सजीव पाए जाते हैं, जहाँ पे सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं। ऐसा एरिया जहाँ पे सजीव पाए जाते हैं और वैसे एनिमल जो अपना लाइफ चला सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी शब्द आता है इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया जो आपका आपका लैंड है, लैंड पे कितने टाइप्स के एनिमल्स हैं और इन एनिमल्स में आपस में इनका कैसा सहयोग है, साथ साथ इन सारे एनिमल्स का ये जो नेचर है, ये जो प्राकृतिक नेचर है, वन है, उनके साथ उनका कैसा संबंध है, इसको ही बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। हमारा हर इंसान का उसके नेचर के साथ संबंध होता है, प्राकृतिक के साथ संबंध होता है, हर एक इंसान का। ठीक है, इसी तरह एनिमल्स का भी होता है। हाँ बोलिए। यहाँ पर मैम बोला गया है कि विभिन्न जीवों की प्रजातियां हम्म। और उनके पारस्परिक संबंध एवं हाँ पर्यावरण से उनका संबंध। हाँ, एवं ध्यान से देखो, प्रजातियों से बता रही हूँ। देखो यही वाला आप पूछ रहे हो, विभिन्न जीवों की प्रजातियां, कहने का मतलब बहुत सारा जो जीव है उसका प्रजाति है, बहुत सारा स्पेसीज है, बाघ है, लायन है, टाइगर है, कैट है, जो भी है बहुत सारा स्पेसीज मिलेगा। एक ही टाइप के जानवर तो आपको मिलेंगे नहीं जंगल में। और उन सब के बीच जो आपस का संबंध है, जैसे मान लो हमारे सोसाइटी में बहुत कैटेगरी के लोग रहते हैं। अगर अगर जाति प्रथा पे भी बांट सकते हो, साथ साथ इकोनॉमिक बेसिस पे भी आप बांट सकते हो। उन सब का आपस में कैसा संबंध है, ये साथ साथ उन सब का उनके नेचर से कैसा संबंध है, क्या वो फ्रेंडली है, सोशल है, हेल्पिंग है, ये सब नेचर हो गया। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना, ये इन्वायरमेंट के साथ हमारा नेचर है कि आप कैसा उसके साथ आपने नेचर बना रखा है। तो हर एक इंसान का उसके इन्वायरमेंट के साथ 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 पारस्परिक संबंध भी होता है, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। वही लिखा है कि जैव विविधता का अर्थ है कि पृथ्वी पर जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, अलग अलग स्पेसीज, उनके आपस में संबंध, पारस्परिक का मतलब आपस में संबंध एवं पर्यावरण से उनका रिश्ता कैसा है, इसी को हम जैव विविधता बोलते हैं। समझ में आया? हमारे यस मैम। व्यक्तिगत, हाँ, अच्छी बात है, पूछ लिया करो। हमारे व्यक्तिगत प्रयासों, यानी कि व्यक्तिगत का मतलब होता है एक इंसान, जैसे मान लो मीनू ने कुछ प्रयास किया, कुछ स्टेप उठाए, मैंने कुछ स्टेप उठाए, तो ये अलग अलग जो एक आदमी स्टेप उठाता है उसी को हम बोलते हैं व्यक्तिगत प्रयास। तो हमारे व्यक्तिगत प्रयास एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी
वनों एवं वन जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। मतलब कि ये संस्थाएं भी क्या कर रही हैं, कार्य कर रही हैं। आपने बहुत बार ऐसे फॉरेस्ट बचाओ, जंगल बचाओ, मेघा पाटकर, इन सब का नाम सुना होगा। और राजेंद्र एक है, राजेंद्र जी हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा पूरा, जिनको वाटरमैन बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं पानी के लिए उन्होंने राजस्थान में काम किया। मेघा पाटकर ने जंगल बचाने के लिए काम किया। और साथ साथ सुंदरलाल बहुगुणा का भी नाम आप लोग सुने होंगे, जो पेड़ से जी चिपक गए। मैम, जी। तो इस हाँ। तरीके से बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से भी हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आते हैं, जिनको उनका नेचर के साथ बहुत अच्छा संबंध है, इसलिए वो कटते हुए नहीं देख सकते। वो उनसे जुड़े हुए बचपन से। और साथ साथ बहुत सारी एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां भी हैं, बहुत सारा एक तरीके से बोलो तो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको हेल्प करता है। तो यहाँ पे लिखा है, संरक्षण हेतु सरकार और उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु, एक मिनट। हम्म, इसके अतिरिक्त सरकार की एजेंसियां भी हैं, हमारा गवर्नमेंट भी है, वन एवं वन जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। तभी तो आप सुनते हो कि आज बिग कैट अलायंस हुआ, मोदी जी ने बिग कैट अलायंस का घोषणा किया, नामीबिया से चीते मंगाए। कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट का स्टेप है, जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए स्टेप उठा रखा है उन्होंने। सरकार और उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाती है। सरकार क्या करती है, किसी भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो स्टेप उठाती है। क्या करती है, बहुत सारा नियम बनाती है, नीति बनाती है, विधि बनाती है, और उसको इम्प्लीमेंट करती है। बनाने से नहीं होता है, उसको जमीन पे उतारना भी पड़ता है। इसलिए कभी कभी सुने हो कि इतना एरिया से आपको अंदर नहीं जाना है, मानव की गतिविधि को मना है, ये जानवरों का जगह है, इसके अंदर आपको नहीं जाना है। आप बाहर से जू सफारी देख सकते हो, घूम सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, लेकिन उनके एरिया में आपको नहीं जाना है। ना आप वहां से कुछ शिकार कर सकते हो, ना चुन सकते हो, ना जंगल के सामान उठा सकते हो। आप पे बैन लगा हुआ है, क्योंकि उन वो सब किसका है, हमारे वन्य प्राणियों का है। वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र है। ये सब क्या है, हमारे वन प्राणियों के लिए। वन्य प्राणी कहने का मतलब वन में पाए जाने वाले प्लांट के साथ साथ एनिमल, उन सब का ये सुरक्षित एरिया है, जिसको हमारी गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करके, कंजर्व करके रखा है। यहाँ देख लेना, यहाँ पे देखना, वन्य वन्य जात यानी वनस्पति जात को बोलते हैं वन्य जात। वनस्पति जात, वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। वनस्पति का मतलब किसी भी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट से रिलेटेड। प्राणी का मतलब है एनिमल्स, और उनके आवास कहने का मतलब उनका घर। वो सभी संरक्षित क्षेत्र हमारे सरकार ने चिन्हित कर दिए हैं, हमारी सरकारों ने, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने, कि वो उनका प्रोटेक्टेड एरिया है, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से आप जानते हैं, राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी इसके नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्हीं को बोलते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार। जब आप किसी भी जानवर का खाल यानी उसके शरीर के खाल को प्राप्त करने के लिए उसका शिकार करते हैं, इसको इंग्लिश में पोचिंग बोलते हैं। पोचिंग, पोचिंग सुने होंगे आप लोग। तो इसको, इस सब में क्या है, इस एरिया में ये सब एक्टिविटीज पूरी तरीके से बैंड है। आप इस तरीके का काम करते हुए पकड़े गए, फाइन भी लगेगा, सजा भी होगी। वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव का मतलब है वह क्षेत्र जहां जंतु और उनके आवास, वन्य जीव का मतलब है जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। विक्षोभ का मतलब होता है किसी भी तरीके से, दुर्घटना से, परेशानी से अलग रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं अपने घर में। तो वो उनका वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाता है, यानी कि वन्य में रहने वाले जीवों के लिए बोला जा रहा है।
राष्ट्रीय उद्यान का क्या मतलब हो गया? वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र और निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट का एरिया, इतना बड़ा एरिया हुआ मान लो, इसमें कोई टाइगर है तो वो आराम से जहां भी रह रहा है, मान लो यहाँ रह रहा है, फिर यहाँ घूम रहा है, फिर यहाँ पानी पी रहा है, तो ये पूरा एरिया उसके लिए संरक्षित करके रख दिया गया है। और वो उस राष्ट्र अपना जो एक जगह है वहां पे आराम से घूम सकता है, वो आरक्षित ही है वो एरिया उसके लिए। और इंडिपेंडेंटली जैसे मन आए वैसे, और ये बहुत बड़ा होता है, आराम से रह सकता है, तो वो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। कि इसको आजादी होती है, इस तरह का किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं होता है, और स्पेस भी एक तरीके से लिमिटेड नहीं होते हैं, इनके लिए होते हैं, आराम से ये घूम सकते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व का क्या मतलब होता है? वन्य जीवन, वन्य जीवन का मतलब वन में पाए जाने वाला लाइफ, वाइल्ड लाइफ बोलोगे। पौधों और जंतु संसाधनों, पौधों और जंतु का जो सोर्स है, एक तरीके से पौधों से जो जो भी प्राप्त हुआ वो पौधे के संसाधन है, जंतुओं से जो प्राप्त हुआ वो जंतुओं से मिले हुए संसाधन है। पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। यानी बायोस्फीयर रिजर्व में हमारे प्लांट एवं जंतु संसाधन जो भी है, और वहाँ के जो आदिवासी हैं, ट्राइब्स के नाम से आप जानते हो, वो अपना जीवन यापन करते हैं उस विशाल संरक्षित क्षेत्र में। यहाँ पे किसी भी इंसान का जो एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अभी हाल में आप लोगों ने अंडमान निकोबार के बारे में पता नहीं, सेंटिलेज ऐसा कुछ नाम है, सेंटिलेज शायद, वहां पे वहां के बारे में एक दुर्घटना आप लोगों ने पढ़ी होगी कि बाहर से शायद कोई, आई थिंक अमेरिकन थे, वो वहां चले गए थे बिना बताए, इन्फॉर्म किए, तो वहां के जो ट्राइब्स थे ना, आदिवासी जिसको आप बोलते हो, उन्होंने उसे मार दिया। तो कहीं ना कहीं उस वो जो अंडमान निकोबार का जो सेंटिलाइज आइलैंड है, वो ऐसा एरिया है जहाँ पे वो आदिवासी अपने जानवरों के साथ, अपने पेड़ों के साथ एक प्रोटेक्टेड एरिया में रहती है। वहाँ पे किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहाँ पे कोई हमारे जैसे सरकारों के साथ जो एक डेवलपमेंट काम चल रहा है, आप दिन रात देख रहे हो, मेट्रो बन रहा है, वो बन रहा है, वहाँ पे इस तरीके की कोई गतिविधि नहीं है। और वहां अगर ऐसा किया गया तो बहुत खतरा आ सकता है, तो वो उनके विनाश के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, साथ साथ पूरा जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारी सरकार कभी भी उस एरिया में जा करके कोई भी इस तरीके का स्टेप नहीं उठाती है, और उनको मुख्य धारा में हम जोड़ते भी नहीं है। तो वो टीवी से जान पहचान है, टीवी क्या होता है, वो उनको ये नहीं पता है कि बीमारी क्या होता है, उनको नहीं पता है कि खाना कैसे खाते हैं। वो जंगल में मिला जो भी वो उन्होंने खाया, और वही उनका घर है। ठीक है, ऐसा देखे होगे आप लोग, अगर ट्राइब्स के बारे में जानना चाहोगे तो सर्च करके पढ़ सकते हो। यस। ये काम तो आप लोग के लिए इतना दिया नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग के लिए SW है, यहाँ पे क्या करना है, ये जो दिया गया है इसको आपको फिल करना है कि आपके जिले में, आपके प्रदेश में और आपके देश में कौन, ये सब फिल करके बताना है आपको। यहाँ से देखते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। यानी कि बायोडाइवर्सिटी में जो इतनी विभिन्नताएं हैं, पेड़ पौधे हैं, स्पेसीज है, उनका नेचर के साथ संबंध है, इसी को तो बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, इंग्लिश में बोलते हैं, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं हिंदी में। जैसा कि आप जानते ही हैं, जैव विविधता का अर्थ है, ध्यान से इसमें सब कुछ मिल जाएगा, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। वहां का क्या कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने में वो हेल्प करता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। जैसे पंचमढ़ी के अंतर्गत देखोगे, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुरा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बूढ़ी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य भी आते हैं। यानी एक
एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में बहुत सारे संरक्षित क्षेत्र भी आ सकते हैं। आरक्षित अलग होता है और संरक्षित अलग होता है। संरक्षित का मतलब आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, बचा सकते हो, और आरक्षित का मतलब होता है वो उतना जगह आपने फिक्स कर दिया है। आरक्षण मिलता है ना, आरक्षित कर दिए हो जी 4 हाँ। सीटें एसटी के लिए, 5 सीटें मान लो, 4 सीटें ओबीसी के लिए, तो ये आरक्षण ही कर दिया आपने, इतना रख दिया है। उसी तरीके से आरक्षित कर दिए हो उतना जो लैंड का पार्ट है वो आप बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। साथ साथ कुछ संरक्षित क्षेत्र होते हैं वो अलग है, दोनों चीजें अलग है, ध्यान रखिएगा, नाम से समझ में आ जाएगा। इसी को यहाँ पे दिखाया गया है। यह है पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। पंचमढ़ी के अंतर्गत आपको ये सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान दिख रहा है जो नीमघन में है शायद, और बोरी अभयारण्य दिख रहा है। बोरी के साथ साथ आपको एक पूरा जो संरक्षित क्षेत्र है ये जिसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, और ये तो पूरा आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत, ये पूरा आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आपको आ रहा है। तो यहाँ पे बोला बोरी, और एक और दो बोले थे इन्होंने, बोरी और पंचमढ़ी, इसी एरिया के अंतर्गत बोरी और पंचमढ़ी नाम का दो दो आपको क्या आ रहा है, यहाँ पे लिखा है ना, दो वन्य वन जंतु अभयारण्य भी आते हैं। तो दो ये वन्य जंतु अभयारण्य है, और ये पूरा आरक्षित क्षेत्र है, इसके अंदर कुछ संरक्षित क्षेत्र मिले, और ये दो मिला आपको बोरी और पंचमढ़ी वन्य जंतु अभयारण्य। तो इसी को बताने की कोशिश की गई है कि एक के अंदर दूसरा भी आ सकता है, एक आरक्षित क्षेत्र में कुछ संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये जो भी अनइम्पॉर्टेंट था वो मैंने आपके लिए अंडरलाइन नहीं किया क्योंकि उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं था, बिकॉज आप देख लेना ये वाला भी पीडीएफ डलवा देंगे वो सर को बोल के, इसमें कुछ नहीं दे रखा था इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन नहीं किया। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। हम सबको जैव मंडल का जो पूरा आरक्षित क्षेत्र है उसका हरियाली देख के बहुत मजा आता है, बहुत खुशी होती है। आज भी कोई पेड़ का जो बहुत सारा स्टाइल मुझे दिखने को मिलता है कि वो झुक करके कैसे गार्डन के जैसा बन गया है और आप उसके बीच से निकलते जा रहे हैं, वो देख के बहुत मजा आता है। वे लंबे लंबे सागौन के वृक्ष, सागौन को हम लोग टीक भी बोलते हैं, एवं वन प्राणियों को देख करके मन हमेशा हम लोग का खुशी होता रहता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या होता है, एक खरगोश देखता है एक बच्चा जंगल में, एक बच्चा अब कहाँ से आया उतना ध्यान रखिएगा कि पहेली है, अचानक से एक खरगोश देखी और उसे पकड़ने के लिए वो दौड़ने लगी उसके पीछे पीछे। जैसे दौड़ी तो उसको समझाया गया कि जंतु जो है ना अपने आवास में प्रसन्न होके रहते हैं। हम लोग अपने अपने घर में प्रसन्न होके रहते हैं, चाहे आप जैसे भी रह लो, चाहे आप जैसे कपड़े पहन लो, जो भी खाना है खा लो, लेकिन आप जितना हैप्पी अपने घर में फील करते हो ना, लिख के रख लो, अब दूसरी जगह जाते होगे तो उतनी हैप्पी फील नहीं करते होगे, बहुत बेचैन बेचैन रहते यस। हो। कोई भी है, कहीं भी जाओ, जितना अच्छा आप रिलैक्स अपने घर में फील करते हो उतना अच्छा आप कहीं नहीं फील कर पाओगे। दैट इज योर प्लेस, वो आपका जोन है। उसी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्लांट है, एनिमल है, उनका एक एरिया है जिसमें वो खुशी से रहते हैं। अब आप उनको पकड़ लो मान लो और पिंजड़े में डाल लो, कैसा फील होगा? अच्छा फील नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो उनको हमें उनके घर में ही रहने देना चाहिए और खुशी से रहने देना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि चिड़िया को पिंजरों में रखते हैं, बड़ा मजा आएगा, कितनी प्यारी है। सोच के देखो, उसके घर से आप उसको बाहर ले आए, दूसरी एनवायरनमेंट में ले आए, वो कितने दिन सरवाइव करेगी। हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए, किसको, जानवरों को, और उनके उनके घरों में ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो खुशी से वहीं रहते हैं। कुछ जंतु एवं पौधे एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। बहुत टाइप का जो एनिमल्स है वो स्पेशल क्षेत्र में ही पाया जाता है। जैसे गिर किसके लिए फेमस है? गिर जो है कहाँ पे है? गिर, गिर वन्य अभयारण्य गुजरात में। यस मैम। गुजरात में है। बहुत गिर किस लिए फेमस है? गिर का गुजरात क्यों फेमस है? एशियाटिक, शेरों, एशियन शेरों के एशियाटिक शेरों। लिए। हाँ, तो एशियाटिक शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ आपका जो आसाम का एक है जो एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा। काजीरंगा को आपने फेमस कर दिया है एक सिंग वाले गेंडे के लिए। गेंडे से। गेंडे,
स्पेलिंग पे मत जाना, समझ जाना। एक सींग वाले गेंडों के लिए ये फेमस है काजीरंगा, जो असम में है। तो आप क्या देख रहे हो कि गिर जो है गुजरात का, वो शेर के लिए जगह है, स्पेशल जगह है और फिक्स है। तब हमने बोला कि वहां पे एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। साथ साथ काजीरंगा को आपने एक सींग वाले गेंडे के लिए बोला कि वो उसके लिए फेमस है क्योंकि वो उसका स्पेशल जगह है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने स्पेशल स्थान पे ही पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा है किसी विशेष क्षेत्र में कुछ जंतु और पौधे एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि एक स्पेशल एरिया है। नीलकुरिंजी का जो फूल है वो आपको नीलगिरी के साइड ही मिलेगा, आपको पूरे भारत में नहीं मिलेगा। तो वो वहाँ की विविधता है, वहाँ का ही स्पेशल वनस्पति है जो कि वही मिलेगा, वही उसका विशेष क्षेत्र है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं एवं वहाँ की जो जीव जंतु है वो प्राणी जात कहलाती है। कहने का मतलब स्पेशल एरिया में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो प्राणी, उसको वनस्पति जात कहते हैं और जीव जंतुओं को प्राणी जात कहते हैं। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है कि किसी भी चीज का एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है ना। साथ साथ स्पेशलाइजेशन होता है, वहां पे ही वो चीज पाई जाती है। सबसे ज्यादा मौसमी और नारंगी का खेती आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। हर जगह हो जाता है लेकिन वहां का क्वालिटी अलग है। पूरे भारत में बिहार की जो लीची है वो प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ की वो विविधता है, यहाँ का ही वो स्पेशलाइजेशन है। जो शाही लीची बिहार की बहुत फेमस है, मुजफ्फरपुर की। तो हर एक जगह अपने अपने कुछ विशेष चीजों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहीं पे वो रह सकता है, वहीं वो सरवाइव कर सकता है, वहीं का वो जो नेचर है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, सॉइल है, उसके हिसाब से है। साल सगोन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन वनस्पति के जात हैं, वनस्पति जात है। साथ साथ चिंकारा, नीलगाय, बर्किंग डियर, चीतल, तेंदुआ और जंगली कुत्ता, भेड़िया, ये सभी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, वहां की प्राणी जात है। यहाँ पे देख लेना, यह है जंगली कुत्ता। दूसरा है आपका बार्किंग डियर, डियर को देख के आराम से समझ गए थे। अपनी बात बता रही हूँ। ये है आपका भेड़िया, मुझे लगा कि शायद ये कुत्ता है लेकिन मैं कंफर्म हो गई कि ये ही भेड़िया है। ये है आपका तेंदुआ। ये है फर्न, एक पेड़ की, एक हमारे प्लांट की प्रजाति है जो जिसका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, इसी तरीके से वो आपको दिखेगा। ये है जामुन। उसके बाद हम चले आते हैं विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। विशेष क्षेत्रीय का मतलब स्पेशल क्षेत्र में पाए जाने वाले वहाँ की स्पेसीज। गहरे वन में जब आप जाओगे तो बहुत लोग गए थे घूमने के लिए, जो उन्होंने एक बड़ी सी गिलहरी को देखा और उस गिलहरी की एक लंबी सी फरदार फर वाली पूंछ थी। इसे विशाल गिलहरी कहते हैं। वो जो लंबी पूंछ वाली जो गिलहरी थी उसको हम लोग विशाल गिलहरी कहते हैं। उसका जो पूंछ था बहुत फरदार था, बहुत मुलायम था और यहाँ की वो विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज है। वो जो एरिया था, जो लैंड का पार्ट था जहां पे ये पाई गई, वहां की स्पेशल स्पेसीज है वो। ठीक है। पौधों एवं जंतुओं की वह स्पेसीज, स्पेसीज का मतलब हो गया प्रजाति या जाति बोल सकते हो, जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज कहते हैं। यानी कि वहीं पे वो पाई जाएगी, उसके अलावा अदर एरिया में थोड़े बहुत हो सकती है लेकिन वहीं की वो स्पेशलाइज्ड स्पेसीज है, उसी को विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, यानी कि वहां पे खुद ब खुद नहीं रहती है। प्राकृतिक रूप से कहने का मतलब वहां से खुद से वो नेचर से हिली मिली नहीं है। ये बात अलग है कि नामीबिया से आप टाइगर उठा के ले आओ और अपने जगह पे बसा लो, दैट इज द आर्टिफिशियल प्रोसेस। वहां पे खुद का वो नेचर का नहीं है। वो बाहर से आप किसी चीजों को जब वन में लाते हैं तो उसको उस जगह में ढलने में बहुत टाइम लग जाता है और कई बार ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत जंतु मर भी जाते हैं। उसको समझाएंगे बहुत अच्छे से। आई थिंक कल वाले चैप्टर में बताएंगे कि कैसे आप एक एनिमल को अगर दूसरे कंडीशन में डाल दिए तो वो मर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप एडेप्ट हो अपने एरिया में। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष स्पेसीज हो सकता है।
हमारा विशेष स्पेसीज होता है। जैसे बिहार जो है हमारा 90% मखाना का प्रोडक्शन करता है। इंडिया का जो टोटल मखाना है हमारा अकेले बिहार प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हमारी स्पेसीज है, हमारे यहाँ की स्पेशलाइजेशन है ये मखाना। 10% ही इंडिया का जो रेस्ट ऑफ पार्ट है वो कर रहा है। तो हमारी स्पेसीज है, ये हमारा स्पेशलाइजेशन है ना। और हमारे क्षेत्र की स्पेशल एक तरीके से आप बोल सकते हो पेड़ पौधे की वनस्पति जात है जो हमारे यहाँ ही पाई जाएगी, क्योंकि ये हमारे यहाँ अच्छे से सरवाइव हो रही है। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जात का उदाहरण दिया। अगर वहां पे स्पेशल टाइप का पेड़ पाया जा रहा है, स्पेशल टाइप का प्लांट पाया जा रहा है, तो वहां की स्पेशल वनस्पति जगत कहलाता है वो। अगर प्राणी पाया जा रहा है तो वहां का स्पेशल प्राणी जात कहलाता है वो। विशन भारतीय विशाल गिलहरी, विशन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी है। कहाँ का? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में विशन पाया जाता है, भारतीय विशाल गिलहरी पाई जाती है जो शुरू में पढ़े हम लोग, और उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है जो यहाँ की पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलेगी। यही की ये विशेषता है। इनके आवास के नष्ट होने से क्या हो रहा है, और हमारी जो बढ़ती हुई, हम लोगों की जो बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है। यानी मान लो कि कुछ अलग टाइप के एनिमल, हमारी तो जनसंख्या बढ़ी रही है, साथ साथ मान लो ये पूरा एरिया है जंगल का, और यहाँ पे भारतीय गिलहरी भी पाई जा रही है, विशन भी पाया जा रहा है जो स्पेशल है। स्पेशल कहने का मतलब यहाँ पे होगा वो। और इसके साथ साथ मान लो टाइगर की संख्या या बहुत सारे एनिमल, हिरन की संख्या या चीतल मान लो, वो सब की संख्या बहुत बढ़ रही है। तो वो क्या करेंगे, अपने से कमजोर जानवरों का शिकार करेंगे, इनकी संख्या बढ़ेगी तो। क्योंकि कोई भी जो स्ट्रांग है वो अपने से कमजोर को खा के ही जीवित रहता है हमारे फूड चेन में। क्योंकि फूड चेन में एक जानवर भी इधर से उधर हुआ तो दूसरे के लिए आफत हो सकता है। कहने का मतलब उसके लिए भोजन नहीं मिलेगा। साथ साथ अगर ज्यादा मात्रा में उसको एक जाति की संख्या ज्यादा हो जा रही है और दूसरे की कम, तो भोजन का संकट भी हो जाएगा दूसरे के लिए। साथ साथ पहले वाली जो जाति है उसका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। जैसे समझा देते हैं, यहाँ पे विशन पाया जा रहा है और भारतीय विशाल गिलहरी। सपोज ये टाइगर जो है ना पूरा जंगल भर लिया है, टाइगर ज्यादा हो गया है, तो वो क्या करेगा, इन सबका शिकार करके इन सबको खाना शुरू कर देगा। जो टाइगर की बढ़ती हुई जनसंख्या भी इनके लिए एक चिंता का कारण है, क्योंकि इनका आवास नष्ट हो रहा है और जो स्पेसीज, नई नई स्पेसीज जंगल में आ रही है, जिससे इसका जो अस्तित्व है वो भी खराब हो रहा है। इसका घर भी कहीं ना कहीं दूसरे जानवर छीन ले रहे हैं। तो इसी वजह से इनका जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ गया है। ये चीज आप सबको समझनी है कि आखिर कैसे, तो नया स्पेसीज आएगा तो आखिर जंगल में ही रहेगा ना, उतने ही जंगल में रहेगा। तो यही कारण है कि इनका अस्तित्व खतरे में आ रहा है। यही है विशाल गिलहरी, प्यारी सी क्यूट सी, देख लो इस बार कितनी क्यूट लग रही है, बट हम लोग पकड़ नहीं सकते हैं। और ये जंगली आम का पेड़ है। आप सब देखे होंगे जंगली आम का पेड़, देखे होंगे कहीं ना कहीं। स्पीसीज सजीवों की सम्मिष्ट का वह समूह है। स्पीसीज सजीवों का सम्मिष्ट का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। कहने का मतलब है कोई भी जो स्पेसीज है वो सजीवों का वो समूह है, वो स्पेशल समूह है जो एक दूसरे से ही, एक दूसरे के जात के अंदर ही एक दूसरे के साथ अंतर्जनन करने में सक्षम है। यानी जैसे कि मान लो ये गिलहरी है, तो गिलहरी गिलहरी से ही ना प्रजनन करेगी, जनन करेगी, टाइगर से तो करेगी नहीं। टाइगर है तो टाइगर की स्पेसीज के साथ ही वो उसका जनन होगा, अदर से तो होगा नहीं। तो वही बोल रहा है कि कोई भी जाति या स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं, यानी कि अपनी जाति के अंदर ही। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जनन क्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं।
एक जाति के सदस्यों में समान लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि गिलहरी गिलहरी के साथ ही अंतर्जनन करेगी, किसी दूसरी स्पेसीज के साथ नहीं। उसी को यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है, पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ, फिर से समझा देते कि एक जाति का सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ, बस अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर, यानी कि सिर्फ अपनी जाति के सदस्य के साथ ही दूसरी जाति को छोड़ करके जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि अपनी जाति के साथ ही वो अंतर जनन करके संतान उत्पन्न करेगा, क्योंकि एक जाति के सदस्यों में उन लोगों का सेम गुण पाया जाता है। एक ही कैटेगरी के लोग हमेशा जनन करेंगे तो एक ही जैसा जो जो लक्षण है जो उनके पूर्वज में पाया जा रहा है वैसा ही पाया जाएगा। जो जाहिर सी बात है, एक ही में चला आ रहा है, एक ही में चला आ रहा है, वैसा ही क्वालिटी जाएगा। तो वही दिया दिया है यहाँ पे कि एक जाति के सदस्यों में समान लक्षण पाए जाते हैं। अलग जाति का सदस्य, एक एक जाति ये हुआ, दूसरी जाति ये हुई, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो इनमें कैसा गुण रहेगा? दोनों का गुण आ जाएगा ना, यस मैम। आ जाएगा। लेकिन अपनी ही जाति के साथ सिर्फ रहेंगे तो उन्हीं जाति का सिर्फ गुण आया रहेगा, है ना। और ये खास बायो है, उतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान जाइए कि अपनी जाति के साथ ही उनका अंतर्जनन होता है। यहाँ पे देख लेना, वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्या होता है? इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। आरक्षित वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी यानी कि जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य यानी कि अभी क्या बोला, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। अभ्यारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना, उनका शिकार करना, पकड़ना पूरी तरीके से दंडनीय अपराध है और मनाही है। कुछ महत्वपूर्ण जंतु संकटापन वन जंतु जैसे कि काले हिरन, संकटापन का मतलब है वो विलुप्त होने के कगार पे है, आगे समझेंगे। काला हिरन, सफेद आंखों वाला हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाला बत्तख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनको आप प्रोटेक्ट करके रखना शुरू कर दिए हो, क्योंकि संकट उत्पन्न हो चुका है इन पे। भारतीय अभ्यारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बूसलैंड है। यानी कि वर्ल्ड ये जो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हो, वहां पे बड़ा समतल वन के साथ साथ पहाड़ी वन भी मिलता है, बड़ी नदियां भी आपको मिल जाती है और बहुत खूबसूरत दृश्य भी मिल जाते हैं, जैसे लगता है कि वो नेचर के बीच में है। इसी को बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे स्पेशल टाइप का जो एनिमल है या बर्ड है उसकी प्रजाति को रखा जाता है जो संकटा उत्पन्न है, जिसमें संकट उत्पन्न हो चुका है, अबाउट टू, मतलब वो खत्म होने के कगार के साथ ऐसे बढ़ रही है। ये अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं है। कैसे नहीं? संरक्षित क्षेत्र सोचो जिसको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट कर रखा है, वो भी उनके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अमान्य गतिविधियां होती रहती हैं, पोचिंग होता रहता है, इलीगल सप्लाई होता है, इलीगल वर्क होते हैं, जानवरों की जो एक तरीके से चोरी होती है, वो सभी काम किए जाते हैं। क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका, किसका, वनों का अतिक्रमण करके उनको नष्ट कर रहे हैं, आप उससे उनका घर छीन रहे हो। बट प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहां हम प्राणियों यानी जंतुओं का संरक्षण कहते हैं। प्राणी उद्यान भी वैसा ही जगह है जहां पे आप प्राणियों का यानी जंतुओं का संरक्षण करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर इस वाले में मिल जाएगा कि चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है। ये इस वाले को पढ़ते हैं, इस पे आंसर मिल जाएगा। क्या वे जंतुओं के जीवन के लिए उपयुक्त हैं? क्या जंतु प्राकृतिक आवास की अपेक्षा कृत्रिम आवास में रह सकते हैं? आपके विचार में जंतु चिड़ियाघर में अधिक आराम से रह रहे हैं या उनके प्राकृतिक आवास में? तो चिड़ियाघर आपने बनाया है, दैट इज द आर्टिफिशियल थिंग जो आपने बनाया है, ह्यूमन बिल्ड है। बट उनका जो नेचुरल सोर्स है, नेचुरल आवास है, वो उनका प्राकृतिक घर है। तो कोई भी इंसान अपने घर में आराम से रहना पसंद करेगा, दूसरे के बनाए हुए पिंजरे में नहीं। तो पिंजरा इन द सेंस मैंने यहाँ पे चिड़ियाघर यूज कर लिया, वहां आप सबको रख रहे हो, तो वो तो आपने एक तरीके से आपने खुद बनाया है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो नेचुरली बना हुआ है। तो दोनों पे कहाँ अच्छे से रहेंगे आप सबको पता है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? हाँ बोलिए ना।
बोलिए। जैसे कि मैम कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं ना ये अभयारण्य, तो उसमें से तो निकल भी नहीं सकते हैं। हम्म। मतलब उनका एक सीमा हो जाती है कि इसके अंदर ही रहना है। हाँ, देखे तो होंगे आप आजादी से चिड़ियाघर में कि कैसे वहाँ रह पे सकते हैं? अब ये तार लगा दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है एरिया, तो आसानी से जी तो मैम। घूम तो नहीं पाते हैं। उनका एक एरिया फिक्स कर दिए हो, टाइम दे दिए हो खाना का। हाँ, तो ठीक है, वो आर्टिफिशियल जगह है उसका। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, जिसको क्या बोलते हो इंग्लिश में, याद करके बताओ। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है जहां पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। पर्यावरण के संपूर्ण संघटक क्या है? एनिमल है, प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एवरीथिंग जो एक क्षेत्र में पाया जा सकता है। और इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, नेशनल पार्क भी आप बोलते हो। ये वनस्पति जात यानी कि प्लांट्स, पेड़ प्लांट्स, ट्री, प्राणी जात का मतलब एनिमल्स, दृश्य भूमि का मतलब कुछ अच्छे दिखने वाले लैंड, ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। कुछ इस तरीके जो स्पेशल जो लैंड है, जैसे मान लो नीलगिरी का एरिया हो गया, और नीलगिरी का एनिमल हो गया, नीलगिरी के प्लांट हो गए, और साथ साथ नीलगिरी बीच में है, तो वो सबको स्पेसिफिक जगह को भी प्रोटेक्ट करते हैं कि वहां जल्दी इंसान घुस नहीं सकता है। तो वो ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं कौन? आपके नेशनल पार्क। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है, याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा मत, अंडरलाइन कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। भारत का प्रथम आरक्षित वन क्या है? सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। सर्वोत्तम किस्म की जो टीक है, जिसको शगुन बोलते हैं, इसी वन में मिलती है। जो अच्छी क्वालिटी की टीक होती है, टीक मतलब सागौन। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास यानी शरण भी स्थित है। आवास भी स्थित है, क्यों? यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण है, जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है कि वो जो चट्टान है, कहीं ना कहीं बहुत सारे एनिमल्स के घर भी है। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में जो मानव का जो गतिविधि है, आदि मानव के बारे में उनकी गतिविधि से पता चलता है कि वो यहाँ पे रह चुके हैं। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण है, जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है कि वो यहाँ पे रह चुके हैं, इसलिए तो उन्हीं के बारे में पता चला आपको। चट्टान के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियां भी मिलती है। बहुत सारा ऐसा देखे होंगे कि चट्टान पे कलाकृतियां और पेंटिंग बनाई गई हैं, जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है ना। पंचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की गई है। ये एक तरीके का चट्टान का घर देखते हो ना आप, वो चट्टान का घर आपको मिला है जी। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। 55 चट्टान के घर मिले हैं। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए देखा गया है। ये जो इन चट्टानों को, जो ये 55 चट्टान देखे हो आप, 55 चट्टान की आवास, उस पे कलाकृतियां बनाई गई हैं, डिजाइन बनाया गया है, और इसमें जंतु और मनुष्य के बीच लड़ते हुए यानी उसके संघर्ष को दिखाया गया है। साथ साथ शिकार करते भी, डांस करते भी, और वाद्य यंत्रों को बजाते हुए भी दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। सतपुरा बाघ आरक्षित क्षेत्र, सतपुरा बाघ आरक्षित क्षेत्र, हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है। सतपुरा बाघ आरक्षित क्षेत्र में हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया है, और हिंदी में इसी को नाम दिया गया है बाघ परियोजना। ये बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब? 1972 में। 1972 में। हाँ, बहुत अच्छा, 1972 में ये परियोजना लागू की गई थी, क्योंकि इसमें टाइगर को बचाना हमारा उद्देश्य था। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। उत्तरजीविता का मतलब है कि वो अपना कैसे अस्तित्व बरकरार रखेगी, वो आराम से कैसे सरवाइव करेगी, आराम से रह लेगी,
किसी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। और संवर्धन का मतलब होता है अपनी जाति को का विकास करना, अपनी जाति को ग्रो करना। यानी कि एक है तो उसकी संरक्षण करना और उसको बचाना, साथ साथ पॉपुलेशन को इंक्रीज करना। संवर्धन का मतलब यही हुआ है कि उसको बचाने के साथ साथ उसकी संख्या में बढ़ोतरी करना। मैम ये सब उत्तरजीविता मतलब फिर उत्तर से बता दीजिए। हाँ, बता दे रहे हैं। बाघों की उत्तरजीविता का मतलब जो बाघ है वो आराम से अपने आवास में रह सके, उस पे किसी तरीके का कोई भी रोक टोक नहीं हो। एक तरीके से पूरे तरीके से वो बाघ के लिए ही आरक्षित है। जो एरिया है, जो आप पढ़े हो सतपुरा बाघ आरक्षित क्षेत्र, उसी के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होके सोच रहे हैं, ताकि वो आराम से उस एरिया में रह सके, अपना विकास करे, अपनी संख्या को बढ़ाए, अपना जनन करे, प्रजनन करे, है ना। पूरी तरीके से बाघों की उत्तरजीविता के लिए एक अच्छा। तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। और मतलब और चीजें तो हैं, लेकिन बाघों के लिए ही मेनली ये रिस्पॉन्सिबल है, ये कहने का मतलब है। बाघ यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जंगली भैंसा दिख जाएगा, सारा साथ 12 सिंगा दिख जाएगा। बाघ उन स्पेसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुरा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। क्योंकि क्यों वृद्धि हुई है? जो आपने पास्ट में यानी बीते हुए समय में जो आपने स्टेप उठाए थे, बाघ परियोजना स्टार्ट की थी, उसी का परिणाम है कि आज इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा बारहसिंगा भी सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे, यानी कि अब वो नहीं पाए जाते। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जाती है, जैसे कुछ सरकारों ने किसी भी जाति का एक संख्या फिक्स कर दिया है, अब वो संख्या से मान लो 10 फिक्स कर दिया, अब 10 से वो कम होने लगी, तो वो विलुप्त होने के कगार पे आ जाते हैं। उसी को संकटापन जंतु या जो भी संकटापन जंतु है वो प्रजाति या जंतु कहलाने लगता है, यानी कि उसकी संख्या घटने लगी है। डायनासोर के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है, जो कि लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में कब सभी जो जंगल है, एक तरीके से वन है, वो जानवरों का घर है। अगर जंगल उनके जो जानवरों के घर हैं उस पे आप किसी तरीके से प्रहार करेंगे, तो कोई भी जो जंतु है उसके अस्तित्व को खतरा होगा, क्योंकि बेचारा उसका घर ही है। जब आप घर छीन लोगे तो रोड पे आ जाएगा ना, वो रोड पे आएगा तो एक दिन किसी गाड़ी से कुचल के मरेगा, किसी आदमी के बीच संघर्ष हो जाएगा तो मरेगा। यहाँ पे देखो, पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। फोटो खींचना मना है, साथ साथ जानवरों को परेशान करना मना है ना। मानवीय गतिविधियां, जो हम इंसान जो भी काम करते हैं उसको मानवीय गतिविधियां बोलते हैं, जैसे कि चराना, जानवर को चराना, अवैध शिकार करना, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन पौधे की लकड़ी या औषधीय पौधे एकत्र करना स्वीकार नहीं है। कहाँ पे? ये जो एरिया है जहाँ पे आप राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पे ये सभी चीजें पूरी तरीके से मना ही है। यहाँ पे आप ये काम नहीं कर सकते। इवन मेडिसिन के लिए भी लकड़ी नहीं सुन सकते, वो सब नेशनल जो पार्क है उसी का सब कुछ है, कुछ भी स्वीकार नहीं है। सोच लो, कुछ नहीं कर सकते आप। बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। क्यों? आप सबको मैंने हर बार समझाया है कि अपने से जो स्ट्रांग होता है वो अपने से कमजोर को खा लेता है। इसी तरीके से हमारे नेचर में भी जो कमजोर है, जो छोटा है, उसका अस्तित्व ज्यादा खतरे में है और उसकी विलुप्त होने की संभावना ज्यादा है बड़े की अपेक्षा। अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार देते हैं। अभी किसी के पास सांप निकला है, देखो आप आसानी से पीट पाट के उसको मार दोगे। मैंने देखा था, हो गया लगभग एक मंथ, रोड साइड में सांप निकला था, उसको मार दिया था किसी ने और मार करके रोड पे लाके रख दिया था। बताओ, तो कहीं ना कहीं सांप बेचारा तो आसानी से मरता है। सबसे ज्यादा शिकार मुझे जहां तक लगता है कि आराम से इंसान भी कर लेता है इसका। और जब आप किसी भी एनिमल को, एक एनिमल को आप मार रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, जो आपका पारितंत्र है उसके महत्व के विषय में भी नहीं सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आपका पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें आप खतरा उत्पन्न कर रहे हो, क्योंकि पता है एक छोटा एनिमल मरेगा तो बड़े वाले को खाना के लिए दिक्कत हो जाएगा।
फिर बड़ा वाला दिक्कत परेशानी में पड़ेगा, फिर उसका भी अस्तित्व खराब होगा क्योंकि उसको खाना नहीं मिलेगा, वो भी मरेगा। फिर बड़ा वाला जो पूरा एक तरीके से ये जो एरिया है वो भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि एक की संख्या अगर मान लो पूरा टाइगर टाइगर हो गया तो वो पूरा टाइगरों का घर हो जाएगा और अलग जो विविधता है वो नहीं रह जाएगी। और अगर छोटे जानवर मिल गए तो आप टाइगर को क्या खाने के लिए दोगे? वो भी एक दिन बेचारा मर जाएगा। पूरा आपका इकोसिस्टम परेशान हो गया अगर लगातार एक जानवर भी इंडेंजर्ड होने लगा, खतरे में पड़ गया और वो मरने लगा, तो दूसरों के लिए भोजन का आफत बन जाएगा। यही कारण है कि आज गिद्ध नहीं होने से, गिद्ध की जो आप दिनों दिन शिकार कर रहे हो, गिद्ध एक तरीके से विलुप्त होने के कगार पे है, इसलिए बहुत सरकारें जो है वो गिद्ध को बचाने पे मतलब लगी हुई है। तो गिद्ध नहीं होने से क्या होता है ना, जहां तहां आप देखते हो कि डेड बॉडी पड़ा रहता होगा बहुत दिनों तक, बिल्ली मर गई, कुत्ता मर गया, कुछ भी ऐसा घटना हुआ तो अगर गिद्ध होते तो इन्वायरमेंट क्लीनर कहलाते हैं। जानते हो क्या करते हैं? उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि हम तो एनिमल मार रहे हैं, बट आप एनिमल नहीं मार रहे, आप खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वो आकार में छोटे हैं, ठीक है कि वो आकार में छोटे हैं, परंतु परितंत्र में उनके योगदान के बारे में हमें भूलना नहीं चाहिए। उनका क्या योगदान है इकोसिस्टम में, इसको कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। हर एक छोटा से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले पदार्थों को भी खा के ह्यूमस में बदल रहा है, इकोसिस्टम में वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, छोटी सी मधुमक्खी भी, वो पॉलिनेशन का काम कर रही है। तितली भी पेड़ पौधों को फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रही है, तो उसके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं। फूड चेन, जिसको मैं बार बार आपको हल्के में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फूड चेन का मतलब हो गया, एक जैसे ये प्लांट है, यहाँ पे एक प्लांट को क्या खाएगा, पहले मान लो इसको खाया एक छोटा सा कोई भी कीट है, एंट खा ली, मान लो इस पे चल रहा था कुछ, कुछ खा लिया एंट ने। अब इसको कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। अब फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। अब स्नेक को कौन खा जाएगा? वल्चर खा जाएगा। अब वल्चर को भी कोई इस तरह से खा जाएगा। तो आप एक की भी स्पेसीज को, इसको भी दिनों दिन अगर मार के खत्म कर रहे हो तो ये पूरा जो साइकिल है वो खतरे में पड़ जाएगा, वो पूरा चेन ही गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसी को बोलते हैं फूड चेन या आहार श्रृंखला, इसी को बोलते हैं फूड चेन। चेन का मतलब एक साइकिल बना हुआ है और एक दूसरे को जानवर खाते रहते हैं क्योंकि वो उनके लिए भोजन का साधन है, और इसी को फूड चेन बोलते हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, एक्सक्यूज मी 1 मिनट वेट, थोड़ा देर और चलो हो गया। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव अजैव घटकों जैसे कि जलवायु, भूमि, मिट्टी जिसको बोलेंगे, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। एक चीज जो समझने वाली है, एक चीज ध्यान देना, अभी मैंने बता दिया कि कोई भी जो एनिमल है वो आहार जाल या आहार श्रृंखला का भाग है, लेकिन कोई भी एरिया है अगर वहां पे पौधा पाया जा रहा है, पेड़ पाया जा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है, साथ साथ अबायोटिक फैक्टर यानी अजैविक घटक, जलवायु, हवा, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं, यानी इसको परितंत्र कहते हैं। मुझे आश्चर्य होगा यदि संकटापन्न स्पेसीज का कोई रिकॉर्ड भी हो। अगर ऐसा है तो है ना, हर एक जंतु के लिए कुछ न कुछ संरक्षण का काम किया गया है। थोड़ा सा है, रुक जाओगे आप लोग, कोई दिक्कत ना हो तो। यस मैम, करवा दीजिए। 1 पेज। हाँ तो खत्म हो गया। रेड डेटा बुक का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जल्दी खत्म कर देती हूँ। रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक वह पुस्तक है, आप सब पढ़े होंगे, जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है कि किस पे संकट आया हुआ है और किसकी संख्या कम होने के कगार पे है, चाहे वो पौधे हो, जंतु हो और अन्य कोई स्पीसीज हो। उन सब के लिए अलग अलग आप रेड डेटा बुक बनाते हैं, यानी कि बल्चर के नाम से, एनिमल्स के नाम से, स्नैक के नाम से, अलग अलग प्लांट्स के लिए भी, अलग अलग एनिमल्स के लिए भी। प्रवास का क्या मतलब होता है? तवा संरक्षित क्षेत्र, एक तवा क्या है? एक संरक्षित क्षेत्र है
नदी के समीप कुछ पक्षी देखे गए। तवा संरक्षित क्षेत्र एरिया है जहाँ पे नदी के समीप कुछ पक्षी देखे गए। यह पक्षी प्रवासी पक्षी थे। ये पक्षी ऐसे पक्षी थे जो दूसरे देशों से उड़ के आए थे। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष अपने दूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़ करके आते हैं दूसरी जगह पे। क्यों आते हैं? वहां वह जो है वहां पे दूसरी जगह पे अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक ठंडी के कारण वह स्थान उस समय उनके जीवन यापन के हेतु अनुकूल नहीं होता। कहीं पे ज्यादा ठंडी पड़ता है तो भगवान ने सबको कुछ क्वालिटी दी है। बर्ड्स क्या करते हैं, उड़ करके चले आते हैं वैसे इलाके पे जहाँ पे एक तरीके से लाइफ को सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा ठंडी नहीं पड़ता, मतलब जितना टेम्परेचर चाहिए वो मिल जाता है। तो तवा संरक्षित क्षेत्र में चले आए थे प्रवासी पक्षी, क्योंकि जो उनका मूल आवास होगा वहां पे बहुत अधिक ठंडी पड़ रही थी। आए क्यों थे? यहाँ पे जीवन यापन के लिए आए थे और प्रजनन के लिए आए थे। देखिए, क्योंकि क्योंकि उनका जो मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय उनके जीवन यापन के अनुकूल नहीं होता है। ऐसे पक्षी जो उड़कर दूसरे क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं उसे प्रवासी पक्षी कहते हैं। कोई भी पक्षी जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है वो प्रवासी पक्षी कहलाता है, और ऐसी प्रक्रिया में उनको लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जाता क्यों है? अपने प्रजनन के लिए, जीवन यापन के लिए, अपनी जाति का अस्तित्व बरकरार रखने के लिए। हम अगर कोई भी इंडियन बाहर जाता है पैसा कमाने के लिए तो या तो स्टडी के लिए जाएगा, अपने कैरियर बनाने के लिए जाएगा, पैसा कमाएगा और अपना जो फैमिली है उसको चलाने के लिए जाएगा। तो कुछ ना कुछ रीजन होता है। कागज का पुनः चक्रण आप कर सकते हो अगर चाहते हो कि ज्यादा नंबर ऑफ पेड़ ना कटे, कोशिश कर सकते हैं हम। वन उन्मूलन का एक और कारण ये है कि आप 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए एक लगभग 17 वृक्षों को, पूरा तरीके से विकसित वृक्ष को, 17 वृक्ष को काट देते हो। 1 टन कागज की कीमत 17 वृक्ष है, सोच लो। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है, यानी कि रीयूज किया जा सकता है। यानी कि एक बार कागज खराब हो गया तो आप उसको प्रोसेस करके क्या कर सकते हैं, फिर से कागज बना सकते हैं। यानी कि एक ही कागज का 5 से 7 बार आप रिसाइकिल कर सकते हो। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना। पुनः उपयोग का मतलब बार बार आप फिर से दोबारा यूज कर लिए, रीयूज जिसको बोलते हैं, आप सुने होंगे। पुनः चक्रण का मतलब हो गया रिसाइकिल कर देना। इसके द्वारा हम इसकी बचत कर सकते हैं, पुनः चक्रण, रीयूज और रिसाइकिल के द्वारा। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचा पाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल यानी कि पानी और ऊर्जा की बचत भी कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा पानी लग रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी लग रहा है, उसको भी सेव कर सकते हो। साथ साथ कागज के उत्पादन में बहुत सारा केमिकल का भी यूज किया जाता है, उस केमिकल्स के यूज में भी कमी आएगी क्योंकि आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे, एक ही कागज का 5 से 7 बार यूज करेंगे। तो वन उन्मूलन का स्थायी कारण ये है, इसमें ये बताया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं बुझो जी कि वन उन्मूलन का क्या कोई स्थायी हल है? पुनः पुनः वन रोपण इसका एक मेन ये स्टेप हो सकता है कि आप वन को फिर से लगाइए। वन उन्मूलन का उत्तर पुनः वन रोपण है, यानी फिर से दोबारा पेड़ को लगाना। पुनः वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। आप नया वृक्ष लगा सकते हैं। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पेसीज के होते हैं जो उस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। रोपने वाले वैसे पेड़ हो जो आपने काट रखे हैं, ये तो अच्छी बात है, और साथ साथ वैसे एरिया से जहां से आपने काटे हैं, जैसा स्पेसीज काटा है वो लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो जरूर लगाने चाहिए जितना हम काट डालते हैं। जाहिर सी बात है, प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनः वन रोपण हो जाता है। नेचुरल तरीके से भी पेड़ खुद ब खुद अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। हर एक चीज को भगवान ने रिप्रोडक्शन करने का एक तरीका भी भेजा है, तो वो हमारा फॉरेस्ट भी
अगर खुद से नेचुरल तरीके से अपने आप को बढ़ा लेता है, अगर पूरा एक जंगल अगर आप छोड़ दो कुछ दिनों के लिए उसको लॉक करके, तो उसकी आबादी बढ़ते रहेगी। सुंदरवन में आप जाते हो पेड़ लगाने? नहीं जानते हो ना, सुंदरवन के डेल्टा में नहीं। नहीं जाते हो। अमेजन में आप पेड़ लगाने जाते हैं? नहीं जाते। वो नेचर खुद अपने पेड़ से बीजों को गिराती है, नेचर खुद पानी बरसाती है, फिर वहां पे सीडलिंग होता है और नया प्लांट बनता है। दैट इज द नेचुरल प्रोसेस। इसको प्राकृतिक कारण बोलते हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया बोलते हैं, जिससे हमारा नेचर खुद ब खुद अपनी चीजों की पूर्ति कर लेता है, यानी पेड़ पौधे को खुद लगा देता है। प्राकृतिक रूप से भी हम वन का वन रोपण कर सकते हैं। यदि वन उन्मूलित क्षेत्र को अबाधित मतलब बिना बाधा पहुंचाए आप बहुत दिनों तक उसको छोड़ देते हैं, एक तरीके से किसी भी मानव की गतिविधि को वहां नहीं होने देते हैं, तो यह स्वतः पुनः स्थापित हो जाता है, खुद से अपने आप को वहां पे एस्टेब्लिश कर लेता है पेड़ पौधा। प्राकृतिक पुनः वन रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि आपने वहां पे तो आवाजाही बंद कर दी है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं, हम सब बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए हरी संपदा बरकरार रखनी है, बनाए रखना है, चाहते हैं कि उनको अच्छा फ्रेश एयर मिले, वो सांस लें, उनको दमा अस्थमा इस टाइप की कोई भी बीमारियां ना हो, तो इसके लिए जरूरी है कि आप पेड़ों की संख्या ज्यादा से ज्यादा करें। तो इसके लिए मात्र एक उपाय है, वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है, इसका कोई और विकल्प नहीं है। भारत वन संरक्षण अधिनियम, इसके लिए ये जो अधिनियम है भारत सरकार ने ये अधिनियम लाया था। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण यानी उसको कंजर्व करना, प्रिजर्व करना और संरक्षण करना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। वन है पास में, तो साथ साथ उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं, जैसे जनजातियां रह रही हैं, तो उनकी भी आवश्यकताएं पूर्ति हो, किसी भी तरीके का एक दूसरे को हार्म हुए बिना, नुकसान हुए बिना। यहाँ तक ही इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ये कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। बिकॉज यहां तक ही सारा इंपॉर्टेंट था और कुछ आप लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। 2